सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स में जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों में पढ़ेंगे कक्षीय चाल, ऑर्बिटल वेलोसिटी। जब हम किसी उपग्रह को यानी सैटेलाइट को अर्थ सरफेस से लॉन्च करते हैं, उसको प्रक्षेपित करते हैं, उसको ऊपर की ओर फेंकते हैं, ले जाते हैं, तो क्या होता है कि यदि मान लो उसकी वेलोसिटी कम होगी तो वापस नीचे गिर जाता है। जैसे हम पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर का यदि वेग कम होता है तो क्या होता है, पृथ्वी तल पर वापस गिर जाता है और उसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, ये हमने पढ़ रखा है। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, वो ज़्यादा ज़्यादा ऊंचाई पर जाएगा और एक स्पीड ऐसी आ जाती है, ऐसी चाल आ जाती है कि उस चाल पर वो क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करने लगता है। तो वही चाल हम ज्ञात करेंगे कि कक्षीय चाल का मतलब क्या होता है और उसको उसका मान कितना होता है। आज इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हमने पढ़ रखा है कि जो उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, वो दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। या तो एक इस तरह से परिक्रमा करता पृथ्वी की, ये इस तरह से कक्षा है जो कि कहलाती पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है, जिसको हम जियो स्टेशनरी या तुल्यकारी उपग्रह या भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। और एक कहता है कि इस तरह से परिक्रमा करता है, जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर से होकर गुजरता है। इस तरह से परिक्रमा होती है। इसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट या ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। इसको ध्रुवीय उपग्रह नाम दिया है, पोलर सैटेलाइट, और इसको नाम दिया है भू स्थिर उपग्रह। यानी दोनों तरह से उपग्रह को हम कक्षा में स्थापित कर सकते हैं, या तो फिर इस तरह से परिक्रमा करें वो पृथ्वी की, या फिर इस तरह से परिक्रमा कर सकते हैं। दोनों स्थितियों में परिक्रमा कर सकता है। तो इस तरह से दो अलग अलग टाइप्स के उपग्रह हमने पढ़ रखे हैं। यदि इस तरह से परिक्रमा करता है वो, तो उसको हम भू स्थिर उपग्रह कहेंगे, और यदि इस तरह से परिक्रमा करता है तो वो कहलाता है ध्रुवीय उपग्रह कहलाता है। अब कक्षीय चाल क्या होती है कि मान लो किसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए, जैसे मान लो कि ये सैटेलाइट है, इसको ये पृथ्वी की कक्षा है, इसमें स्थापित करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए जो वेलोसिटी आवश्यक होगी, उस वेलोसिटी को, उस वेग को हम कक्षीय चाल या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो कक्षीय चाल किसको कहेंगे, किसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए, उसकी जो ऑर्बिट होती है, पृथ्वी की कक्षा होती है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक चाल को या उसके वेग को हम क्या बोलेंगे, कक्षीय चाल या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहेंगे। तो मान लो कोई उपग्रह है, उसको हमने पृथ्वी तल से लॉन्च किया है, यदि उसकी स्पीड कम होगी तो वापस नीचे गिर जाएगा, और यदि मान लो उसकी स्पीड कक्षीय चाल के बराबर होगी तो क्या करेगा, वो पृथ्वी की चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पर, वृत्ताकार मार्ग पर वो गति करता रहेगा, जैसे यहाँ पे बता रहा था। लेकिन इससे ज़्यादा भी स्पीड होगी क्या होगा, मार्ग पर गति नहीं करेगा, वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा, तब फिर वो इस तरह से वो बाहर चले जाएगा, फिर वो वृत्ताकार मार्ग पर गति नहीं करेगा। तो अपने को ये याद करना है कि इसका मान कितना होता है। कक्षीय चाल यानी किसी उपग्रह को अर्थ सरफेस से फेंकते हैं, ऊपर की ओर लॉन्च करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, तो उसकी वैल्यूज कितनी होनी चाहिए, उसका मान कितना होता है, ये हम फाइंड करेंगे। तो कक्षीय चाल समझ में आ जाएगा। कक्षीय चाल मतलब किसी भी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए न्यूनतम या जो वेग की आवश्यकता होती है, उस वेग को हम या उस चाल को हम कक्षीय चाल कहते हैं। और जिस कक्षा में चक्कर लगाता है, मान लीजिए कक्षा है, इस कक्षा में चक्कर लगाता है, उस कक्षा को नाम दिया है पार्थिव कक्षा। पार्थिव कक्षा है, पार्थिव कक्षा बोलते हैं। जिस कक्षा में उपग्रह चक्कर लगाता है उसको पार्थिव कक्षा बोलेंगे, और जिस चाल से चक्कर लगाता है उस कक्षा में, उस चाल को हम कक्षीय चाल कहते हैं। यदि मान लो इस चाल का मान कम हुआ तो क्या होगा, ये उपग्रह पृथ्वी तल पर वापस नीचे गिर जाएगा। और यदि इस चाल का मान ज्यादा हो गया इस कक्षीय चाल से, ये उपग्रह क्या करेगा, कक्षा छोड़कर ऊपर चले जाएगा। तो इस तरह से अपने को पता होना चाहिए कि इसके लिए न्यूनतम चाल होना चाहिए, उस उतनी चाल के बराबर की चाल इसको मिल जाती है तो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएगा। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए।
तो हम उसको ज्ञात कैसे करेंगे, उस चाल का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लो कि पृथ्वी हमारे पास जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, हमने मान लिया कि अर्थ है और इसका मास कितना एम है। ये हमारे पास सैटेलाइट है, ये हमारे पास सैटेलाइट है, इसका मास हमने क्या मान लिया, स्मॉल एम मान लिया। अर्थ का मास कैपिटल एम, द्रव्यमान कैपिटल एम, और जो सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है, उसका द्रव्यमान हमने स्मॉल एम मान लिया। ठीक है, अब ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम दो बॉडी हो गई, दो पिंड हो गए, इनके बीच में क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। कि दो बॉडी होती, दो पिंड होते हैं, तो उनके बीच में न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम लगता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हमने क्या रखा है, उसका फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू कैपिटल जी एम, कैपिटल एम अर्थ का मास, स्मॉल एम बॉडी का मास या सैटेलाइट का मास, अपॉन आर का स्क्वायर। ये हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है, सूत्र होता है। न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण नियम दिया उसका फार्मूला होता है F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम का एक वीडियो पूरा बना रखा है, उस वीडियो अवश्य देखें। F इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। आर क्या होती है, आर जो होती है अर्थ सरफेस के केंद्र सेंटर से इस सैटेलाइट तक की डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक अर्थ सरफेस के सेंटर से लगाकर सैटेलाइट इस कक्षा में और क्या कर रहा है, रिवोल्यूशन घूम रहा, चक्कर लगा रहा, वहाँ तक की डिस्टेंस होती है। जिन्हें अर्थ की रेडियस आर है, यहाँ से यहाँ तक की आर है और यहाँ तक की एच है, यानी टोटल स्मॉल आर का जो मान होता है, स्मॉल आर को आप लिख सकते हैं कैपिटल आर रेडियस प्लस हाइट एच। ये हमारे पास रेडियस है और ये हाइट एच है। तो अपने को यहाँ से यहाँ तक का पूरा चाहिए आर प्लस एच, जो कि स्मॉल आर के इक्वल होती है। तो पहली चीज ये ध्यान रखना है कि उपग्रह सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। क्यों लगा रहा है, क्योंकि अर्थ और सैटेलाइट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण के कारण ही उपग्रह पृथ्वी के बीच में क्या लगता है, उपग्रह पृथ्वी के बीच में क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उस आकर्षण बल के कारण ही क्या करता है, उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो आकर्षण बल का मान तो अपने को पता हो गया कि F इक्वल टू जी एम आर का स्क्वायर होता है। अब ये चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब कौन सा बल लगेगा ये भी अपने को पता होना चाहिए कि भाई आकर्षण बल तो लगेगा, दो बॉडी है, एक पृथ्वी और एक उपग्रह, उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण बल को संतुलित करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए और वो उपग्रह क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और चक्कर लगाने के लिए जो बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल या अभिकेंद्री बल कहते हैं, अभिकेंद्री बल। ये भी हमने पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका फार्मूला होता है mv² अपॉन r। लेकिन यहाँ पर हम वेलोसिटी vo से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी हम पढ़ रहे हैं। vo ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय चाल कहलाएगी। तो दो फार्मूले अपने को पता होना चाहिए, कौन कौन सा, एक तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कि जब भी दो बॉडी होती है, m पृथ्वी अर्थ है और m सैटेलाइट, दो बॉडी होती है, उनके बीच की डिस्टेंस r होती है, तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल टू फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर लगता है। अब ये लगता है दो बॉडी के बीच जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो बॉडी क्या करेगी, जो हल्की बॉडी होगी वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगी। और चक्कर लगाने के लिए जो बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण के कारण जिन्हें पृथ्वी और उपग्रह के बीच में आकर्षण बल लगता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और उसी कारण से ये जो उपग्रह होता है इस कक्षा में चक्कर लगाता है। मतलब कौन सा बल लगता है उसके लिए, अभिकेंद्री बल लगता है। घुमाने के लिए या रिवॉल्यूशन करने के लिए, चक्कर लगाने के लिए जो बल लगता है, फोर्स लगता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल या अभिकेंद्री बल कहते हैं। अब इससे ये प्राप्त हो रहा मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर
अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण ये प्राप्त हो जाएगा। आकर्षण के कारण ही, इस आकर्षण के कारण ही वो घूम रहा है अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो दोनों की इक्वल कर देंगे, कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर नॉट अपान आर। वी नॉट क्यों लिखा? नॉट मतलब जीरो, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी को प्रदर्शित करता है, इसलिए नॉट का उपयोग किया। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ से हम वी नॉट की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल एम से स्मॉल एम भी कैंसिल हो जाएगा। वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपान आर आ जाएगा, तो उसको वी नॉट इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपान आर, या वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपान आर। और आर की वैल्यू क्या होती है? आर जो होती है आर प्लस एच के इक्वल। देखो ये आर ने कंसिडर कर रखी आर, ये आर है और ये एच है, टोटल आर प्लस एच के इक्वल है। ये आर की वैल्यू हमारे पास, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वी नॉट इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम अपान आर प्लस एच। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि जो वी नॉट होता है, जिसको हम कक्षीय चाल कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, इस फार्मूले से क्या स्पष्ट है कि ये एम पर डिपेंड नहीं करती है, मास पर डिपेंड नहीं करती है। यानी उपग्रह का जो द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान पर कक्षीय चाल निर्भर नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो एक छोटा उपग्रह और एक बड़ा उपग्रह, दोनों एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, दोनों की ऑर्बिट क्या सेम, कक्षा एक ही, तो उनकी चाल दोनों की सेम होगी, एक जैसे चाल से चक्कर लगा, चाहे छोटा उपग्रह हो या बड़ा उपग्रह, दोनों की चाल एक समान होगी। क्यों? क्योंकि उनकी कक्षीय चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। एक चीज नोट कर लेना कि कक्षीय चाल उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए एक भारी यानी उपग्रह और एक हल्का उपग्रह दोनों समान चाल से कक्षा में चक्कर लगाएंगे। दूसरी चीज, ये हाइट पर डिपेंड करती है, हाइट ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी ऊंचाई ज़्यादा पे ले जाएंगे तो उसकी वेग क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, कक्षीय चाल कम हो जाएगी। ये भी काम करती है, ये चीज़ नोट कर लें। अब मान लो कि ये जो उपग्रह पृथ्वी के बिल्कुल पास में चक्कर लगा रहा है, मतलब इसका मान बहुत कम है आर से, हमने मान लिया कि एक ऊंचाई जो है वो बिल्कुल पृथ्वी के पास में चक्कर लगा, तो एच को हम नगण्य मान लेंगे इस कंडीशन में, तो वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट जी एम अपान आर आ जाएगा। एच को क्या करें? जीरो मान लें। क्यों जीरो मान लिया? कि हमने मान लिया कि उपग्रह की ऊंचाई बहुत कम है, पृथ्वी के पास में चक्कर लगा, तब उस कंडीशन में एच को हम जीरो मान लेंगे या जीरो मान लेंगे, हटा देंगे तो जी अपान आर हो जाएगा। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा था है कि जी इक्वल टू होता है जी एम अपान आर का स्क्वायर। ये जी और जी में रिलेशन वाला, जी और जी में संबंध वाला सूत्र होता है कि जी इक्वल टू जी एम अपान आर का स्क्वायर होता है। यहाँ से हम जी एम की वैल्यू निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम आ जाएगा। ये जी एम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसको क्या इक्वेशन में पुट देंगे। ये जी एम की जगह जी आर स्क्वायर यहाँ रखो, तो वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट जी एम की जगह जी आर स्क्वायर रख देगा, जी आर का स्क्वायर अपान में ये आर, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट जी आर। तो इस तरह से ये हमारे पास कक्षीय चाल का फार्मूला हो जाएगा जब उपग्रह पृथ्वी के समीप चक्कर लगा रखता, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर। अब जी की वैल्यू अपने को पता है, जी की वैल्यू पता है हमको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जी का मान होता है, और पृथ्वी की त्रिज्या भी पता है अपने को 6.37 इंटू 10⁻⁶। पृथ्वी का जो जी का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 होता है, और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है 6.37 गुणित 10⁶ होती है। यदि इनको हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो वी नॉट की जो वैल्यू आती है लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकंड के लगभग आती है। यानी कहने का मतलब यदि
उपग्रह की चाल 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी तो ही वो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाएगा, नहीं तो ज़्यादा होगी तो ऊपर चले जाएगा, पलायन कर जाएगा, या कम होगी तो नीचे गिर जाएगा। तो इसको याद रखने के हम लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड भी मान सकते हैं। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में उपग्रह कितनी दूरी तय करता है? 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इस प्रकार से कक्षीय चाल को पता होना चाहिए। किसी उपग्रह की कक्षा में जब स्थापित किया जाता है तो उसको हम कक्षीय चाल कहेंगे, और जिस कक्षा में चक्कर लगा तो उसको हम पार्किंग कक्षा कहेंगे। और इस उपग्रह की जो कक्षीय चाल होती है वो लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इससे यदि कम होगा तो भी चक्कर नहीं लगाएगा, नीचे गिर जाएगा, और यदि इससे ज़्यादा होगा तो क्या करेगा? वो वृत्ताकार मार्ग पे कक्षा में चक्कर नहीं लगाएगा। ध्यान क्या रखना है इसमें? दो चीज़ें, एक गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला, फोर्स का फार्मूला, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, और दूसरा अभिकेंद्री बल का सूत्र मालूम होना चाहिए, तो आप कक्षीय चाल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।